ज्ञान में किया गया निवेश सर्वोत्तम ब्याज देता है। ये शब्द बेंजामिन फ्रैंकलिन के हैं और आज की हमारी चर्चा इसी विचार के इर्द गिर्द घूमती है। ज्ञान, नवाचार और इन दोनों का जनहित के साथ संतुलन। नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सबकी सेहत से जुड़ा है और हमारी जेब से भी। विषय है भारत में फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच की जो खींचतान है। हमारी ये पूरी बातचीत इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख पर आधारित है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि ये पेटेंट एवरग्रीनिंग क्या बला है और भारत के पास इस चुनौती से निपटने के लिए अपने कानूनी तर्कश में कौन-कौन से तीर मौजूद हैं। ये विषय यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिहाज से तो बहुत ही जरूरी है, पर एक जागरूक नागरिक के तौर पर भी इसे समझना हम सबके लिए बहुत अहम है। तो चलिए इसे खोलते हैं। ये पेटेंट एवरग्रीनिंग सुनने में बड़ा फैंसी शब्द लगता है। लेख इसे पुरानी शराब को नई बोतल में रखने जैसा कहता है। इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, ये जो उपमा है ये बिल्कुल सटीक बैठती है। एवरग्रीनिंग असल में एक कारोबारी रणनीति है। इसमें कोई फार्मा कंपनी अपनी किसी पुरानी सफल दवा में बहुत मामूली सा मतलब सतही बदलाव करती है। जैसे दवा के टैबलेट का रूप बदलकर कैप्सूल कर दिया या किसी सॉल्ट का थोड़ा अलग संस्करण बना दिया और फिर इस छोटे से बदलाव के आधार पर एक बिल्कुल नया 20 साल का पेटेंट हासिल करने की कोशिश करती है। एक मिनट, लेकिन अगर बदलाव हुआ है, चाहे छोटा ही सही, तो नया पेटेंट मिलने में हर्ज क्या है? यहीं पर असली पेच है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बदलाव से दवा की जो चिकित्सीय प्रभावशीलता है, मतलब मरीज को ठीक करने की उसकी असली ताकत, उसमें कोई इजाफा नहीं होता। अच्छा, ये सिर्फ एक दिखावती बदलाव है। इसका असली मकसद सिर्फ एक होता है। क्या? दवा पर कंपनी के एकाधिकार को, उसकी मोनोपोली को और 20 साल के लिए बढ़ाना, ताकि कोई और उसकी सस्ती जेनेरिक कॉपी न बना सके। बिल्कुल। तो एक तरह से आप इसे सिस्टम को गेम करना कह सकते हैं। तो ये असली खोज या नवाचार के बिना ही पेटेंट की मलाई खाते रहने का एक तरीका है। लेकिन इसका नुकसान क्या है? कंपनियां तो मुनाफे के लिए काम करती हैं। हाँ, और लेख इसी नुकसान पर रोशनी डालता है। इसके दो बड़े और सीधे नुकसान हैं। पहला, ये वास्तविक नवाचार को हतोत्साहित करता है। आप सोचिए, जब कंपनियों को पता है कि वो पुरानी दवा में मामूली हेरफेर करके ही करोड़ों कमा सकती हैं, तो वो किसी बिल्कुल नई क्रांतिकारी दवा की खोज में अरबों डॉलर का जोखिम क्यों उठाएंगी? सही बात है। और दूसरा, और शायद जिसका हम सब पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, वो ये है कि ये बाजार में प्रतिस्पर्धा को खत्म कर देता है। मतलब दवाएं महंगी बनी रहती हैं और आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाती हैं, क्योंकि सस्ती जेनेरिक दवाएं बाजार में आ ही नहीं पाती। तो ये एवरग्रीनिंग की रणनीति तो समझ आ गई, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि भारत को ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, उनकी वजह से इन मामलों में अक्सर झुकना पड़ता है। क्या हमारे हाथ वाकई बंधे हुए हैं? नहीं, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है और लेख इसी को दूर करता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सच है कि ट्रिप्स समझौते के तहत भारत की जिम्मेदारी है कि वो बौद्धिक संपदा अधिकारों को यानी आईपीआर्स को लागू करे। लेकिन उसी समझौते में कई लचीले प्रावधान भी दिए गए हैं। ये प्रावधान सदस्य देशों को ये अधिकार देते हैं कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरे बड़े राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठा सकें। अच्छा, लेखक इसी बात पर जोर देते हैं कि इन लचीले प्रावधानों का इस्तेमाल करना कोई संरक्षणवाद नहीं है, बल्कि ये भारत का एक संप्रभु अधिकार है। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि ढाल हमारे पास पहले से है, बस उसे इस्तेमाल करने की बात है। बिल्कुल। तो अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय समझौते नहीं रोक रहे, तो फिर हमारे अपने देश के कानून इस बारे में क्या कहते हैं? लेख के मुताबिक हमारे अपने पेटेंट अधिनियम 1970 में इस समस्या से निपटने के लिए क्या कोई हथियार है? हथियार हैं, और एक नहीं कई हैं। लेख इन्हीं पर विस्तार से बात करता है। सबसे पहले बात करते हैं धारा 47(4) की। धारा 47(4), ठीक है। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रावधान है। इसके तहत सरकार, चाहे केंद्र की हो या राज्य की, अपने इस्तेमाल के लिए या अपने द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में बांटने के लिए किसी भी पेटेंट वाली दवा को किसी भी देश से आयात कर सकती है। किसी भी देश से? किसी भी देश से। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए उन्हें पेटेंट रखने वाली कंपनी से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। बीमारियों की दवाओं की कीमतों से टूट जाते हैं। ये प्रावधान सचमुच में उन लोगों के लिए एक लाइफलाइन हो सकता है। निश्चित रूप से।
लेखक का यही सुझाव है कि इस प्रावधान का इस्तेमाल कैंसर जैसी महंगी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए। इसके बाद आती है धारा 66। ये केंद्र सरकार को एक और सीधी और बड़ी शक्ति देती है। वो क्या है? अगर सरकार को ये लगता है कि कोई पेटेंट या जिस तरह से उसका इस्तेमाल हो रहा है वो देश के लिए नुकसानदेह है या जनता के हितों के खिलाफ है, तो वो जनहित में उस पेटेंट को रद्द कर सकती है। सरकार सीधे किसी का पेटेंट रद्द कर सकती है? ये तो बहुत बड़ा कदम है। लेकिन एक मिनट, अगर सरकारें इस तरह से पेटेंट रद्द करने लगें तो क्या बड़ी विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने से डरेंगी नहीं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और कानून में इसका ध्यान रखा गया है। पेटेंट रद्द करने से पहले पेटेंट धारक को अपनी बात रखने का सुनवाई का पूरा मौका दिया जाता है। ये कोई मनमाना फैसला नहीं हो सकता। अच्छा, तो एक प्रक्रिया है। हाँ, बिल्कुल। लेखक का सुझाव है कि इस शक्ति को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए सरकार पेटेंट कार्यालय को ये निर्देश दे सकती है कि वो सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के पेटेंट की एक सूची बनाए और फिर इन पेटेंट की नियमित जांच की जाए, ताकि पता चले कि कहीं ये एवरग्रीनिंग के मामले तो नहीं है या कहीं कंपनी अपनी मोनोपोली का गलत फायदा तो नहीं उठा रही। इससे एक संतुलन बना रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों धाराएं 47(4) और 66 सरकार को सीधे कार्रवाई करने की ताकत देती हैं। एक में सरकार दवा खरीद सकती है, दूसरे में पेटेंट रद्द कर सकती है। क्या हमारे कानून में कुछ और तरह के भी प्रावधान हैं जो मान लीजिए भारत की वैश्विक भूमिका से जुड़े हों? भारत को अक्सर ग्लोबल साउथ का फार्मेसी कहा जाता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है और यहीं पर धारा 92A की भूमिका आती है, जो भारत की इसी वैश्विक जिम्मेदारी को कानूनी आधार देती है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी अफ्रीकी देश में एड्स या किसी और बीमारी का भयानक संकट है, लेकिन उस देश के पास वो जरूरी दवा बनाने की अपनी फैक्ट्री या क्षमता नहीं है। ऐसी स्थिति तो कई देशों में है। तो इस धारा के तहत भारतीय पेटेंट कार्यालय भारत की किसी जेनेरिक दवा कंपनी को उस पेटेंट वाली दवा को बनाने और उस अफ्रीकी देश को निर्यात करने के लिए एक अनिवार्य लाइसेंस, जिसे कंपल्सरी लाइसेंस कहते हैं, दे सकता है। और जिस कंपनी का असली पेटेंट है उसका क्या उसके अधिकार खत्म हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पेटेंट धारक को इस अनिवार्य लाइसेंस के बदले में एक उचित रॉयल्टी या मुआवजा दिया जाता है। तो ये संतुलन बनाने की एक कोशिश है। समझ गए। अब एक और प्रावधान है, धारा 102, जो इन सबसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। इससे भी ज्यादा? हाँ, ये सरकार को एमिनेंट डोमेन जैसी शक्ति देती है। एमिनेंट डोमेन, ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए, जैसे सरकार विकास के लिए सड़क या बांध बनाने के लिए किसी की जमीन का अधिग्रहण कर लेती है और उसे मुआवजा देती है। अच्छा, जमीन अधिग्रहण जैसा। बिल्कुल। यहाँ धारा 102 के तहत सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आविष्कार रूपी जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। मतलब केंद्र सरकार एक गजट अधिसूचना के जरिए सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किसी आविष्कार पर दिए गए पेटेंट या पेटेंट के आवेदन को ही अपने कब्जे में ले सकती है। ये तो सच में असाधारण शक्ति है। और इसका मुआवजा आपसी सहमति या फिर उच्च न्यायालय द्वारा तय किया जाता है। इसका इस्तेमाल बहुत गंभीर राष्ट्रीय संकट में किया जा सकता है। ये तो वाकई में बहुत शक्तिशाली प्रावधानों का जिक्र है। ये सब तो पेटेंट कानून का मोर्चा हुआ, लेकिन ये कंपनियां बाजार में भी तो काम करती हैं। क्या बाजार के नियमों का इस्तेमाल करके इनके एकाधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती? हाँ, और यह एक बहुत ही अहम मोर्चा है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेख इस दूसरे रास्ते की ओर भी इशारा करता है और वो है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, कॉम्पिटिशन एक्ट। जी। अगर कोई पेटेंट धारक कंपनी बाजार में अपनी प्रभावशाली स्थिति यानी डोमिनेंट पोजीशन का दुरुपयोग करती है, जैसे कि गैर वाजिब तरीके से बहुत ऊंची कीमतें वसूलना या किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा को खत्म करने की कोशिश करना, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो मतलब ये सिर्फ पेटेंट कानून का मामला नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने का भी मामला है। ठीक है, अब ये तस्वीर थोड़ी और उलझती जा रही है, लेकिन दिलचस्प भी। हमारे पास पेटेंट अधिनियम में धारा 47(4), 66, 92A, 102 जैसे परमाणु हथियार हैं। हमारे पास प्रतिस्पर्धा अधिनियम का एक अलग मोर्चा है। इतने सारे कानूनी प्रावधानों के बावजूद ये एवरग्रीनिंग की समस्या आज भी इतनी बड़ी क्यों बनी हुई है? हम हर दूसरे दिन इन शक्तियों के इस्तेमाल की खबरें क्यों नहीं सुनते? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यहीं पर लेखक का असली निष्कर्ष सामने आता है। उनका मानना है कि समस्या कानूनों की कमी की नहीं है, बल्कि उन्हें लागू करने के लिए एक स्पष्ट, सुसंगत और कह सकते हैं साहसी नीति की कमी की है।
मतलब पॉलिसी पैरालिसिस जैसी स्थिति है? हाँ, कानूनी उपकरण तो हमारे तर्कश में हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल कब, कैसे और किन परिस्थितियों में किया जाएगा, इस पर एक स्पष्ट नीतिगत ढांचे की जरूरत है। तो ये सिर्फ कानून का मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और नीति निर्माण का भी है। लेकिन वो जो निवेश वाली चिंता मैंने पहले जताई थी, वो तो असली है। अगर सरकार बहुत आक्रामक हो जाए तो क्या नई दवाएं और तकनीक भारत आना बंद नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल, और लेखक इस बात को मानते हैं। ये सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं है, इसमें व्यापार और निवेश के पहलू भी जुड़े हैं। इसीलिए लेखक एक कैलिब्रेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क की वकालत करता है, मतलब एक बहुत ही संतुलित और नपे-तुले नीतिगत ढांचे की। ये ढांचा ऐसा होना चाहिए जो नवाचार और निवेश का सम्मान करे, लेकिन साथ ही जो कंपनियां बार-बार नियमों का उल्लंघन करती हैं और पेटेंट प्रणाली का दुरुपयोग करती हैं, उनके खिलाफ जनहित में इन शक्तियों का उपयोग करने से हिचकिचाए भी नहीं। तो आज की चर्चा का सबसे बड़ा और शायद सबसे हैरान करने वाला निचोड़ ये है कि भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य की लड़ाई में हथियारों की कमी नहीं है, बल्कि उस तर्कश को इस्तेमाल करने की राजनीतिक और नीतिगत इच्छा शक्ति की कमी है। एकदम सही। हमारे कानून दुनिया के सबसे प्रगतिशील कानूनों में से हैं, लेकिन वे काफी हद तक किताबों में ही बंद है। बिल्कुल। तो असली सवाल ये नहीं कि क्या हम कर सकते हैं, बल्कि ये है कि क्या हम करेंगे। आपने पूरी चर्चा का सार निकाल दिया, और जैसा कि लेखक ने अंत में संकेत दिया है, ये सब जो हमने चर्चा की वो समीकरण का केवल एक पक्ष है, यानी दुरुपयोग को रोकना। लेकिन एक और महत्वपूर्ण प्रश्न विचार करने योग्य है। हम वास्तविक मौलिक नवाचार के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र, एक इकोसिस्टम कैसे बना सकते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हम ऐसा माहौल कैसे तैयार करें जहां कंपनियां मामूली बदलाव करने के बजाय अगली पीढ़ी की जीवन रक्षक दवाएं खोजने के लिए प्रेरित हों? ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे मंथन किया जा सकता है। ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि इंडियन एक्सप्रेस के इस लेख पर आधारित यह चर्चा आपको उपयोगी लगी तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर आलोचनात्मक चर्चा जारी रखते हैं जो यूपीएससी की तैयारी और एक जागरूक नागरिक बनने दोनों के लिए जरूरी हैं। अपने विचार और प्रश्न टिप्पणियों में जरूर साझा करें ताकि यह बातचीत आगे बढ़ सके।